प्रवक्ता शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस से शैक्षिक प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को। यह वीडियो आज का आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर के अंत तक शैक्षिक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, उनके अर्थ, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा, इसका विकास, कैसे शैक्षिक प्रशासन का विकास हुआ, इसके प्रकृति, इसके उद्देश्य, इसके क्षेत्र एवं राज्य में शैक्षिक आपका प्रशासन का ढांचा, कि जिसमें हमारे सचिव साहब होते हैं, फिर महानिदेशक होते हैं, महानिदेशक साहब के अंतर्गत अलग अलग हमारे निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एंड निदेशक अकादमिक शोध, और उनके अंदर जो सचिव विद्यालय शिक्षा परिषद, आपके मंडलीय अपर निदेशक, सीईओ और बीईओ, ये सब होते हैं। इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और शैक्षिक प्रशासन तो आप लोगों से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप धैर्य के साथ शुरुआत से अंत तक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए आप उनको भी हैंडल कर लेंगे, और आने वाले समय में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी आप यहाँ से हैंडल कर पाएंगे। तो सब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए शैक्षिक प्रशासन को, क्योंकि इस वीडियो में हमारे पास मटेरियल काफ़ी है। तो सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन से पहले हम थोड़ा सा प्रशासन शब्द के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो आप देखिए, प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का पर्याय है, और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है। यह आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। मिनिस्टर का अर्थ है सेवा कार्य अथवा ऐसा कार्य जिसमें दूसरों की भलाई हो, सेवा हो, यानी कि सर्विसेज टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका सीधे समझ गए होंगे कि प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अतः प्रशासन से तात्पर्य भौतिक एवं मानवीय तत्वों जो संस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान है, उनमें अच्छा सामंजस्य अथवा समन्वय स्थापित करना है। यानी कि प्रशासन का जो अर्थ है वह क्या है, भौतिक एवं मानवीय तत्वों जो किसी संस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान है, उनमें अच्छा सामंजस्य अथवा समन्वय स्थापित करना ही प्रशासन से तात्पर्य है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रशासन की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, सीवी गुड साहब की एक डेफिनेशन है प्रशासन के संदर्भ में। तो इन्होंने क्या कहा है, देखिए, प्रशासन का तात्पर्य उन सभी तकनीकों एवं प्रक्रियाओं से है जो निर्धारित नीतियों के अनुरूप किसी वैज्ञानिक संगठन के संचालन में प्रयुक्त की जाती है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि प्रशासन का तात्पर्य उन सभी तकनीकों एवं प्रक्रियाओं से, जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सभी टेक्निक्स आती हैं, प्रोसेस आती हैं जो निर्धारित नीतियों के अनुरूप किसी वैज्ञानिक संगठन के संचालन में प्रयुक्त की जाती हैं। तो आपको सीवी गुड साहब की डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर रायबर्न साहब की है प्रशासन के संदर्भ में। तो रायबर्न साहब ने क्या कहा है, देखिए, प्रशासन केवल व्यवस्थाओं, समय तालिकाओं, कार्य योजना, भवन का प्रकार, अभिलेखों आदि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह हमारे कार्य करने के दृष्टिकोण और व्यक्तियों से संबंध है। यानी कि प्रशासन में केवल व्यवस्थाओं, जैसे किस चीज़ की व्यवस्थाओं हो गई, कोई भी किसी भी चीज़ की व्यवस्था हो गई, समय तालिकाओं, कार्य योजना बनाना, भवन का प्रकार, अभिलेखों आदि से संबंधित नहीं है, मतलब ये तो है ही है, बल्कि इसके अलावा कि हमारे कार्य करने के दृष्टिकोण और व्यक्तियों से भी संबंधित है, ये भी प्रशासन के अंतर्गत आता है। ये तो हमने बात करी जनरल प्रशासन की। अब यहाँ पर आता है साहब शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। तो शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, देखिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात तो आती है कि शैक्षिक प्रशासन सामान्य प्रशासन का एक अंग है, यानी कि एक पार्ट है। अब शैक्षिक प्रशासन अन्य प्रशासनों की अपेक्षा मानव मूल्यों को प्राप्त करने का दायित्व अधिक वहन करता है। ठीक हो गया। शैक्षिक प्रशासन मुख्यतः शिक्षा से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत देखिए, शैक्षिक प्रशासन में क्या क्या आता है उसको आप ध्यान से देखिए। अब शैक्षिक प्रशासन के इसके अंतर्गत शिक्षा के कार्य जैसे बालकों,
युवकों तथा कभी कभी प्रौढ़ों की शिक्षा व्यवस्था करना एवं उनके व्यक्तित्व का सही निर्माण करना आता है। यानी कि शैक्षिक प्रशासन एक तो शिक्षा से संबंधित है और इसके अंतर्गत बालकों, युवकों या कभी प्रौढ़ लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उनके व्यक्तित्व का सही निर्माण करना भी इसमें आता है शैक्षिक प्रशासन में। दूसरा, शैक्षिक प्रशासन के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अब मैंने यहाँ पर देखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था शॉर्ट में नोट्स बनाए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, शैक्षिक उद्देश्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आप उसको समझ सकते हैं। जैसे विद्यालय में है तो विद्यालय में शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से छात्र अनुशासित रहें, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि वह रोजगार परक हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो कि वह हमारा प्रॉफिट हो यानी कि लाभदायक हो, छात्र भविष्य में उनको कुछ न कुछ रोजगार मिल सके, या जिसमें नैतिक मूल्य हो, छात्रों के चरित्र का विकास हो सके, उनका नैतिक विकास हो सके। यानी कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे शैक्षिक प्रशासन के द्वारा छात्रों की शारीरिक फिटनेस के लिए स्कूल में खेल मैदान का निर्माण उचित होना चाहिए, बैठने के लिए कक्ष होने चाहिए। ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया, शॉर्ट में लिखा है कि शैक्षिक प्रशासन के द्वारा शैक्षिक उद्देश्य जितने होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं साहब। शैक्षिक प्रशासन का कार्य केवल शिक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा संबंधी योजना बनाना, देखिए आ गया, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चल रहा है। नेक्स्ट देखिए साहब, अब यहां से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ये डेफिनेशंस को ध्यान से देखिएगा। मेरा यह अनुभव रहा है, मैंने यह देखा भी है जो अब पेपर बन रहे हैं, जैसे किसी ने डेफिनेशन बहुत लंबी दे दी है तो वह उसमें पूरी परिभाषा का न पूछ करके उस डेफिनेशन में से कुछ पार्ट को उठा ले रहा है आयोग, और उसमें यह ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि यह कथन किसका है। ठीक है, तो देखिएगा आप ध्यान से। तो शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाओं के संदर्भ में सीवी गुड साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए संसाधनों का नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण है। देखिए यही से आप शैक्षिक प्रशासन के बारे में समझेंगे भी। क्या कह रहे हैं दोबारा देखिए, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए संसाधन यानी कि रिसोर्सेस का नियोजन मीन्स प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑर्गेनाइज करना, निर्देशन मीन्स डायरेक्शन देना और नियंत्रण मीन्स कंट्रोल में रखना। तो संसाधनों का नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ साहब क्या कहते हैं, शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जो शिक्षण और सीखने के अनुभवों को इस प्रकार व्यवस्थित करती है कि व्यक्तिगत और सामूहिक विकास हो सके। तो यह डेफिनेशन किसकी है, डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ साहब की। इसको भी आपको अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं साहब, हेनरी फेयोल साहब का शैक्षिक प्रशासन के हैं या जनरल प्रशासन में बहुत अधिक योगदान है। अभी हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। तो देखिए शैक्षिक प्रशासन में हेनरी फेयोल क्या कहते हैं, ये कहते हैं शैक्षिक प्रशासन में योजना बनाना, संगठित करना, नेतृत्व प्रदान करना, समन्वय करना और निगरानी करना शामिल है। यह सब शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, हेनरी फेयोल साहब की डेफिनेशन भी वहां आ जाएगा शॉर्ट में कि यह कथन किसका है। देखिए वहां ऐसे पूछ ले रहा है क्वेश्चन को, शैक्षिक प्रशासन में योजना बनाना, संगठित करना, नेतृत्व प्रदान करना, समन्वय करना और निगरानी करना शामिल है। इतना ही पूछ करके आपसे पूछ लेगा यह कथन किसका है। ठीक है, तो यह किसका है, हेनरी फेयोल। ठीक है, ग्राहम बेलफोर, देखिए इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है शैक्षिक प्रशासन में। तो ये क्या कहते हैं, ग्राहम बेलफोर ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है। सबसे पहले तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, आपसे पूछा जा सकता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शैक्षिक प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन हैं। कि तो पिछली बार भी एजुकेशन एंड मैन, मुझे ध्यान आ रहा है पुस्तक किसने लिखी, फ्रोवेल साहब ने लिखी थी, वह पुस्तक पूछ ली थी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके। तो जो ग्राहम बेलफोर है इन्होंने एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी है साहब,
और इसमें इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन अदर टीचिंग एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। किस तरह से पूछा जा चुका है मैं आपको साफ बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसे आया था, यूकेपीएससी 2021 में नहीं आया था और दूसरे पेपर में ऐसे आया है, कहीं मैंने इसको देखा है कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है। यह कथन किसका है? तो किसने कहा है साहब, देख लीजिए ग्राहम वेलफोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं साहब, ब्रूक एडम्स। ब्रूक एडम्स आपका भी शैक्षिक प्रशासन में बहुत योगदान है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। इतना ही आपसे पूछ लेगा वो आपसे इतना ही पूछ लेगा, शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है, यह कथन किसका है? ऐसे आयोग क्वेश्चन पूछ ले रहा है ब्रूक एडम्स। साथ में आगे क्या है, शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। तो ये भी इन्होंने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आप देख रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है साहब। ठीक है, देखिए क्या है, डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी या मुखर्जी, मुखर्जी जनरली होगा, किसी बुक में मुखर्जी दिया है कहीं मुखर्जी दिया है। ठीक है, तो एस.एन. मुखर्जी साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा है शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों के मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम। तो देखिए एक बुक है, बुक का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने इस पीडीएफ में उसको नोट कर रखा है। तो उसमें लास्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि शैक्षिक प्रशासन का संबंध मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम है, यह किसका कथन है? ठीक है, अभी हम इसको लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, हम दोबारा आ जाएंगे। मैंने उस बुक से भी आप लोगों के लिए दिया था, अभी हमको इतना सारा पढ़ना है। देखिए जो मैंने अभी आपसे दिया वह क्वेश्चन इस बुक में भी ऐसे दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आप एमसीक्यू यहाँ पे देखिए जरा सा, शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। अच्छा, ये शुरू वाला दिया है, यह परिभाषा दी है शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित। अभी हमने देखा तो कौन है, इसका आंसर है साहब एस.एन. मुखर्जी। तो देखिए इसमें भी दिया है 13 का ओ। ठीक है, तो अभी इस टाइप से क्वेश्चन हम करेंगे। तो हम बैक चलते हैं, तो देखिएगा हम कहाँ पे पहुंचे थे, अभी हमको काफी पढ़ना है इसमें। तो देखिए साहब हम यहाँ पे मुखर्जी जी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो क्या है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, इतना सा पोर्शन उसने उठा लिया। ठीक है, तो एस.एन. मुखर्जी साहब की डेफिनेशन है, ध्यान में रखना है आप सभी को। इसके बाद से नेक्स्ट डेफिनेशन स्प्रेंगर साहब की, देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जो शिक्षण और प्रबंधन के सभी कार्यों को सुनियोजित ढंग से संगठित करती है। तो ये डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जो शिक्षण और प्रबंधन के सभी कार्यों को सुनियोजित ढंग से संगठित करती है। यह स्प्रेंगर साहब की डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा साहब। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर पे जो डेफिनेशन है डॉक्टर जे.सी.बी. सीयर्स, इनका भी शैक्षिक प्रशासन में काफी योगदान है। इन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से ही है। देखिए ये इतना ही पूछ लेगा आपसे पहले, किसने कहा, जेबीसीएस। आगे कहते हैं जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्दों से होता है। कौन से संबंध? जैसे योजना, अधीक्षण, पर्यवेक्षण, त्रुटि निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन, नियम आदि। तो साहब इसको भी आप समझ गए होंगे, ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हेनरी फेयोल
के अनुसार शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों की एक प्रक्रिया है। ये 5 तत्व निम्न प्रकार है। देखिए जेबी सीयर्स साहब ने भी यही 5 तत्व बताए हैं, मैं आपको बता दूं। और जो हेनरी फेयोल साहब के बारे में मैं अभी आगे पढ़ेंगे, इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में 14 सूत्र भी दिए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर तत्व की बात हो रही, ध्यान रखना है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 14 सूत्र हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शैक्षिक प्रशासन के प्रक्रिया के 5 तत्व। तो 5 तत्व हेनरी फेयोल साहब ने क्या बताए, देखिए शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व में एक तो नियोजन यानी कि प्लानिंग, दूसरा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आदेश मीन्स ऑर्डर, चौथा समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन, और पांचवा नियंत्रण। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको हम बाद में भी आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषण व्यापक अर्थ में पोस्ट कॉर्ब, एक शब्द हम इसको बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया। आपसे पूछ लेगा शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में पोस्ट कॉर्ब सूत्र किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखिए लूथर गुलिक। इसका मतलब क्या है कि इसमें 8 शब्द हैं, देखिए POSDCOR भी गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, P से D तक। इन 8 अक्षरों से 7 उद्देश्य प्रदर्शित होते हैं आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के। कौन कौन से होते हैं सर, ध्यान से देखिए इस पोस्ट कॉर्ब शब्द को। इसमें सर देखिए P से होता है प्लानिंग, O मीन्स नियोजन करना, ओ से होता है सर, यानी कि शैक्षिक प्रशासन में ये सब चीजें होती हैं, इतने तत्व होते हैं, कहने का मतलब है इस सूत्र का। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो लेंदी होगा इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से आपको समझा रहा हूँ। पोस्ट कॉर्ड में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में शैक्षिक प्रशासन में एक तो प्लानिंग होता है, नियोजन करना। ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी कि व्यवस्था करना भी शैक्षिक प्रशासन में आता है, किसी भी चीज की व्यवस्था है जैसे शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत। स्टाफिंग मीन्स नियुक्तियां करना, इससे नियुक्तियां मीन्स शिक्षकों की नियुक्तियां करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। डी से डायरेक्टिंग मीन्स निर्देशन देना। कॉर्ब का CO से एक ही है कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय करना, आपस में कोऑर्डिनेशन करना। R मीन्स रिपोर्टिंग, शैक्षिक प्रशासन यानी कि शिक्षा के बारे में रिपोर्ट तैयार करना। और बजटिंग यानी कि बजट बनाना। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, शैक्षिक प्रशासन के कार्य हैं, उसकी प्रक्रिया के तत्व हैं। सूत्र किसके द्वारा दिया, पोस्ट कॉर्ब सूत्र दिया गया लूथर गुलिक साहब के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं साहब। देखिए साहब क्या है, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति निम्न प्रकार है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे शैक्षिक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है। केवल कला है, केवल विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, ऐसे क्वेश्चन बार बार यह क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है शैक्षिक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है। दूसरा, शैक्षिक प्रशासन में व्यक्ति में अंतःदृष्टि का विकास किया जाता है, यानी कि इनसाइट थ्योरी, ठीक है, इनसाइट अंतर्दृष्टि का विकास करता है। बालक के जीवन के समग्र पक्षों से शिक्षा प्रशासन का संबंध होता है। शिक्षा प्रशासन का मतलब आप मेरे ख्याल से एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को समझ गए होंगे। शिक्षा को चलाने के लिए जिन प्रशासकों की आवश्यकता होती है ना, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जनरली आप सब लोग जानते हैं, प्रशासन जिसे हम कहते हैं। शिक्षा का जो प्रशासन है, यानी जो प्रशासन शिक्षा के संदर्भ में होता है, उसको शिक्षा प्रशासन कहते हैं। इसमें अधिकारी लोग आते हैं, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, महानिदेशक साहब, निदेशक, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, निदेशक विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा भी हो सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ये सब प्रशासक है। और इनके द्वारा जिन कार्यों को किया जाता है प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशासन है, आप समझ रहे हैं, ठीक। अब उसकी प्रकृति में आगे क्या है साहब, शैक्षिक प्रशासन मानव व्यक्तित्व को वांछित दिशा में मोड़ता है, क्यों, तो यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है छात्रों को। ये भी इसकी प्रकृति है कि शैक्षिक प्रशासन मानव व्यक्तित्व को वांछित दिशा में मोड़ता है। आगे देखिएगा साहब, दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेश में संपन्न होने वाली मानवीय क्रिया के रूप में शैक्षिक प्रशासन गतिशील होता है। गतिशील होता है मतलब निरंतर चलने की प्रक्रिया है, यानी कि दार्शनिक फिलोसॉफी के बेस पे कहें, सोशल कहें, साइकोलॉजिकल कहें, पॉलिटिकल कहें या इकोनॉमिकल परिवेश में संपन्न होने वाली मानवीय क्रियाएं जो होती है, उसको शैक्षिक प्रशासन एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि ये सब
किसी भी व्यक्ति का सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह शैक्षिक प्रशासन से संबंधित है। अब देखिए साहब, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा साहब, शैक्षिक विकास की दृष्टि से शिक्षा प्रशासन के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। देखिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला उद्देश्य है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर, उचित वातावरण तैयार करना। इसके अंतर्गत देखिए साहब, शैक्षिक प्रशासन बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें बालक का संपूर्ण विकास संभव हो सके। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडल महोदय। देखिए, ये पूछे जा सकते हैं। कैंडल महोदय के अनुसार मूलतः शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। किसने कहा? कैंडल महोदय ने। क्या कहा कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य मूलतः यह है कि अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी एक परिस्थिति में लाया जाए एक साथ कि शैक्षिक उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हो सके। ठीक, तो एक तो क्या है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। दूसरा उद्देश्य देखिएगा साहब, सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना। यह भी हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था। किसने कहा था? मैंने दोबारा लिखा है। यह कथन शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में ग्राहम बेलफोर का कथन है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कभी यही स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा। तो इसमें सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना है। तो शिक्षक, सही शिक्षक का मतलब है कि शिक्षक योग्य हो। सही शिक्षा प्रदान करने का मतलब है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। और सही छात्र कहने का मतलब है कि छात्र अनुशासित एवं शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो। तो दूसरा क्या था शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य? सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है सर, शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना। इसका मतलब क्या हुआ कि शैक्षिक प्रशासन शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाने में सहायता करता है, यानी कि शिक्षा का नियोजन इस प्रकार हो कि शिक्षा से रोजगार की प्राप्ति हो सके। उत्पादन का साधन समझ गए होंगे आप। फोर्थ देखिएगा, शिक्षा को सुनियोजित रूप प्रदान करना। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा को सुनियोजित रूप प्रदान करता है, यानी कि एक अच्छी प्लानिंग शैक्षिक प्रशासन के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उसका एक अच्छा नियोजन होता है, मीन्स अच्छी प्लानिंग होती है पहले से। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, ऑर्थर बी मोहिलमन का कथन है। इन्होंने क्या कहा? देखिए, ऑर्थर बी मोहिलमन ने कि शिक्षा का कार्य निश्चित संगठन अथवा सुनिश्चित योजना, विधियों, व्यक्तियों तथा आर्थिक साधनों के माध्यम से चलना चाहिए। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का कार्य निश्चित संगठन अथवा सुनिश्चित योजना, विधियों, व्यक्तियों तथा आर्थिक साधनों के माध्यम से चलना चाहिए। यह कथन किसका है आपसे पूछ लेगा, तो ध्यान में रखना है साहब, ऑर्थर बी मोहिलमन। परीक्षा वह होती है जहां में बहुत कुछ पढ़ना होता है, एग्जाम में लिमिटेड आता है। आगे देखिए, पांचवा उद्देश्य इसमें है शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना एवं शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करना। तो देखिए क्या है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है कि वह शिक्षा संबंधी उचित कार्यों, निर्णयों तथा विचारों को प्रोत्साहित करे और प्रशासन में लगे सभी व्यक्तियों को प्रेरित करे ताकि सभी शिक्षक भयमुक्त होकर छात्रों को ज्ञान प्रदान करें। देखिए क्या है कि शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना एवं शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण क्रियान्वयन करना। तो हमने इसको बढ़ाया, आप समझ गए होंगे। इसी संदर्भ में देखिए, जेसी बी सीयर्स महोदय का भी कथन है। ये क्या कहते हैं? देखिए, प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना आवश्यक है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपसे पूछ लेगा। प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य
शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना आवश्यक है, यह किसने कहा या यह किसका कथन है? तो JCB सीयर्स। ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट उद्देश्य है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना में डॉक्टर KG सैयदेन साहब का एक कथन है। इन्होंने क्या कहा है? ये कहते हैं कि आज के युग में विद्यालय को प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप चलाया जाना चाहिए। यदि यह सिद्धांत ही ओझल हो गया तो प्रशासन तथा निरीक्षण का महत्व ही समाप्त हो जाता है। तो आपसे इतना ही पूछ लेगा, आज के युग में विद्यालय को प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप चलाया जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ठीक है, तो डॉक्टर KG सैयद। ठीक है साहब। इसके बाद से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं अभी, शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। इसके नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? देखिए, छात्रों की रुचियों एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना, उचित अनुचित कार्यों के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण रखना। ठीक है। शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण, ये भी इसका उद्देश्य है, तथा पर्यवेक्षण कराना एवं आवश्यक प्रगति हेतु निर्देशन देना, विद्यालय प्रशासन में समन्वय स्थापित करना, यह सब क्या है? शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। अब इसके बाद से आता है साहब, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि शैक्षिक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। फिर हम इसके क्षेत्र पढ़ेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं साहब। देखिए, शैक्षिक प्रशासन का उद्गम स्थल सामान्य प्रशासन रहा है। शैक्षिक प्रशासन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए सामान्य प्रशासन के विकास के विभिन्न अवस्थाओं को जानना आवश्यक है। यानी कि हम शैक्षिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तभी समझ सकते हैं जब हम सामान्य जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसका विकास कैसे हुआ उसको समझें। ठीक है। अगर हम उसको समझ जाएंगे तो उसी के अनुरूप शैक्षिक प्रशासन का भी विकास हुआ है। अब देखिए, सामान्य प्रशासन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन निम्न 3 युगों में बांटकर किया जा सकता है। अब ये मत सोचिएगा आप लोग कि ये सामान्य प्रशासन का है। ठीक है, क्यों? तो शैक्षिक प्रशासन सामान्य प्रशासन का ही अंग है। ठीक है, तो उसका कहीं हम प्रशासन का विकास कहें या शैक्षिक प्रशासन का विकास कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो किस प्रकार हुआ? एक तो परंपरावादी युग माना गया शैक्षिक प्रशासन के विकास में, 1900 से 1935 का क्लासिकल एरा। दूसरा माना जाता है साहब नव परंपरावादी युग, 1935 से 1950 का नियो क्लासिकल एरिया। तीसरा है आधुनिक विचारधारा का युग, 1950 से अभी प्रेजेंट तक का। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन का जो विकास हुआ है उसके परंपरावादी युग, क्लासिकल एरा का। तो ध्यान से समझिए प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो इस युग को, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे, आप समझते रहिएगा। इस युग को प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत का युग माना गया है। इस युग के प्रवर्तकों के अनुसार प्रशासन किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन मात्र है। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रशासन किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल क्या है? साधन मात्र है, यह परंपरावादी युग ने कहा। अब इस परंपरावादी युग के भी 3 निम्नलिखित भाग हैं। तो देखिए, परंपरावादी युग में सबसे पहले आता है वैज्ञानिक प्रबंध का युग। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? वैज्ञानिक प्रबंध का युग, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रशासन में वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत की गई। अब वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है? देखिए, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति, तर्कों, तथ्यों, प्रयोग तथा विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों को स्वीकार करती। यानी कि प्रशासन के संदर्भ में भी क्या होगा? प्रशासन कैसे निर्णय लेगा? कुछ तर्क होंगे, लॉजिक्स होंगे, तथ्य होंगे, यानी फैक्ट होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे, या विश्लेषण एनालिसिस का सिद्धांत किसमें आएगा? शैक्षिक प्रशासन में भी आएगा और जनरल प्रशासन। यानी वैज्ञानिक प्रबंध का युग था प्रारंभ में। अब देखिए, ध्यान से समझिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर को प्रशासन के वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है तथा उनकी विचारधारा को टेलरवाद भी कहा जाता है। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो नोट्स में लिखा होगा हर पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा होगा, क्योंकि तो मैं स्वयं एक अभ्यर्थी रहा हूं और ये मेरे सेल्फ के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रशासन के
संदर्भ में वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता या प्रशासन के वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ध्यान में रखिए लीजिए साहब, FW टेलर। ठीक, अब इसके बाद से आता है नेक्स्ट साहब प्रशासनिक विचारधारा का युग। ठीक है, पहले वाले के परंपरावादी युग में, दूसरा क्या आता है प्रशासनिक विचारधारा का युग। ध्यान से समझना, यह विचारधारा प्रशासन के उच्च स्तर पर सामान्य पहलुओं से संबंधित रही है। ठीक है, किससे संबंधित रही है, सामान्य पहलुओं से संबंधित रही है। इसके प्रवर्तकों में हेनरी फेयोल का नाम अग्रण्य है। तो प्रशासनिक विचार शैक्षिक प्रशासन के या प्रशासनिक विचारधारा का युग में हेनरी फेयोल का नाम आता है। अब देखिए, हेनरी फेयोल ने प्रशासन को सार्वभौमिक कौशल बताते हुए उससे संबंधित 14 मार्गदर्शक सिद्धांतों या सूत्रों का प्रतिपादन किया, जो निम्न प्रकार है। यानी कि हेनरी फेयोल ने प्रशासन को सार्वभौमिक कौशल बताते हुए 14 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए। आपसे पूछ लेगा हेनरी फेयोल ने प्रशासन के संदर्भ में कुल कितने सूत्र दिए, 14 सूत्र। किसमें दिए ये 14 सूत्र, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हेनरी फेयोल की एक पुस्तक है, हेनरी फेयोल साहब की पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किसकी है, हेनरी फेयोल की। इनके जो 14 सूत्र हैं, ये 14 सूत्र साहब निम्न प्रकार हैं। देखिए 14 सूत्र इन्होंने क्या क्या दिए। सबसे पहला है साहब कार्य विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नहीं भी रखो तो मेरे ख्याल से चलेगा, ऐसे 14 सूत्र नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने लिखे हैं, आप देख लीजिए एक बार। अधिकार एवं दायित्व, अब इनको अगर मैं आपको समझाऊं तो जरा समझा देता हूँ। वो कहते हैं प्रशासन के सिद्धांत में जो 14 सूत्र हेनरी फेयोल ने कहे, वो कहते हैं कार्य का हमेशा प्रशासन में विभाजन कर दिया जाना चाहिए, कि हर एक कर्मचारी को अलग अलग कार्य बांट देने चाहिए। अधिकार एवं दायित्व, यानी कुछ कर्मचारियों को या अधिकारियों को शैक्षिक प्रशासन के अंदर का अगर कुछ अधिकार दिए जाएं, तो कुछ उनके दायित्व यानी कि उनके राइट्स हो, तो कुछ उनके आपके पास क्या हो, ड्यूटी भी हो, उत्तरदायित्व। अनुशासन होना चाहिए कहते हैं शैक्षिक प्रशासन में। आदेश की एकता, इसको मैं आपको थोड़ा समझा दूं। यूनिटी ऑफ कमांड, एकता का मतलब होता है कि आदेश देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए एक ही व्यक्ति हो। जैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था को अगर ऑर्डर देना है तो कौन देंगे, महानिदेशक देंगे या शिक्षा सचिव देंगे। देखिए उन्हीं के ऑर्डर को सब लोग मानेंगे ना, ऑर्डर देने की एकता हो। ऐसी निर्देश की एकता हो। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए किसी भी प्रशासन में। इन्होंने कहा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स टू द कॉमन गुड, समझ गए। ऐसे ही इनने क्या बोला, देखिए और क्या होना चाहिए, पारिश्रमिक बोला। ठीक है, यानी कि अच्छी ये सैलरी होनी चाहिए। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास अधिकार यानी कि नियम बनाने की शक्ति केवल शीर्षस्थ अधिकारियों को ही होती है। अगर कोई नए नियम बनाए, अगर निचले स्तर के अधिकारी भी अगर नियम बना रहे तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, विकेंद्रीकरण। सोपान श्रृंखला, सोपान श्रृंखला का मतलब होता है स्केलर चेन का मतलब कि शैक्षिक प्रशासन में जो भी अधिकारी होंगे उनका एक स्टेप होने चाहिए। जैसे मैंने आपको सबसे ऊपर बताया, राज्य स्तर की शिक्षा में शिक्षा सचिव सबसे बड़े हैं प्रशासन में, उसके बाद से महानिदेशक हैं, विद्या महानिदेशक, फिर उसके बाद से उनके अंतर्गत निदेशक आते हैं। ठीक है, ऐसी फिर जो मंडलीय अपर निदेशक जो आपके अलग अलग हैं, यानी कि अधिकारियों का लेवल, अधिकारियों की एक चेन जो जुड़ी रहती है, उसको सोपान श्रृंखला यह होना चाहिए कहा हेनरी फेयोल ने। व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर, समता यानी कि सबके लिए इक्विटी होनी चाहिए। कार्यकाल की स्थायित्वता, यानी कि कार्यकाल जो होना चाहिए कर्मचारियों का वो फिक्स होना चाहिए ताकि वो मन लगाकर कार्य कर सकें। अगला पहलपन, यानी कि इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, इन नए इनिशिएटिव लेने को शामिल किया जाना चाहिए। समूह भावना का सिद्धांत, तो हेनरी फेयोल ने क्या बताया, प्रशासन के संदर्भ में यह 14 सूत्र दिए। इसके बाद से देखिए साहब प्रशासनिक विचारधारा, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं स्टार्टिंग में। प्रशासनिक विचारधारा जो परंपरावादी युग था ना, उसके प्रशासनिक विचारधारा युग के संदर्भ में दूसरा नाम लूथर गुलिक का आता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए लूथर गुलिक ने प्रशासन के कार्यों का सूत्र पोस्ट कॉर्ब, ये लिखा ना पोस्ट कॉर्ब, POSTCORB बनाया। लूथर गुलिक ने 1937 में
पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का संपादन किया। तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक ये आपसे पूछ ले तो लूथर गुलिक। तो इनका पोस्ट को मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले, वही प्लानिंग वगैरह, तो यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए, हम पहले भी इसको कवर कर चुके हैं इसी वीडियो में। अब देखिए आगे, तो परंपरावादी युग में हमने 2 पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। अब तीसरा है नौकरशाही प्रबंध का युग, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एरा। ये भी सब क्या था, प्रशासन के विकास की अवधारणाएं हैं। इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर इस युग में देखिए, नौकरशाही प्रबंध विचारधारा के सबसे अधिक व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय जर्मनी के एक समाजशास्त्री मैक्स वेबर को जाता है। तो नौकरशाही प्रबंध विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया, प्रशासन के संदर्भ में या शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में कहे या प्रशासन के संदर्भ में, नौकरशाही प्रबंध युग या नौकरशाही प्रबंध विचारधारा के जनक कौन माने जाते हैं? तो जर्मनी के एक समाजशास्त्री हैं, कौन? मैक्स वेबर। ध्यान दीजिए, मैक्स वेबर के अनुसार देखिए थोड़ा सा नौकरशाही को हम समझें, यानी कि ब्यूरोक्रेसी को। नौकरशाही का अर्थ होता है नियुक्त किए गए अधिकारियों की एक प्रशासनिक संस्था, इसको नौकरशाही कहते हैं। देखिए इस व्यवस्था में सत्ता और शक्ति, यानी कि नौकरशाही की व्यवस्था में सत्ता और शक्ति पद में निहित होते हैं, किसी व्यक्ति में नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति में नहीं होती है शक्तियां, शक्तियां होती पद की। जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम माने निदेशक या महानिदेशक के पद पर है या मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर है, तो वह उस व्यक्ति की शक्ति नहीं होती, वह उस पद की शक्ति होती है, उस पोस्ट की शक्ति होती है। यह नौकरशाही व्यवस्था में कहा जाता है। अब देखिए नौकरशाही व्यवस्था अपनी विशेषताओं जैसे पद, सोपान, श्रम विभाजन, देखिए सब प्रशासन की ही तो ये क्या है, विकास है ना। प्रशासन के विकास में धीरे धीरे नौकरशाही वाली बातें की गई, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी वाली, उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप समझिए क्या चीज चल रही है। तो नौकरशाही व्यवस्था अपनी विशेषताओं जैसे पद, सोपान, श्रम विभाजन, अवैयक्तिक संबंध, लिखित नियम, निश्चित कार्यविधि, कानूनी सत्ता एवं शक्ति आदि के कारण तकनीकी दृष्टि से उच्च मात्रा की विवेकशीलता तथा प्रभावशीलता प्राप्त करने की योग्यता रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप फिर से समझिए कि नौकरशाही व्यवस्था में क्या आता है, अपनी विशेषताओं जैसे पद, सोपान ना, वही जो अधिकारियों की चेन होती है। श्रम विभाजन यानी कार्य का विभाजन हो जाता है, इसमें सीओ साहब के अलग कार्य होते हैं, बीओ साहब के अलग होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य के अलग होते हैं, शिक्षकों के अलग, कर्मचारियों के अलग, सबसे ऊपर लेवल पे करें तो शिक्षा सचिव, फिर महानिदेशक, ये सब जो है। तो पद, सोपान, इनके श्रम विभाजन, अवैयक्तिक संबंध आपस में, ठीक है, लिखित नियम जो होते हैं लिखित तरीके से होते हैं, फॉर्मल, निश्चित कार्य विधि होती है इसमें नौकरशाही की व्यवस्था में, प्रशासन में, कानूनी सत्ता भी होती है और शक्ति भी होती है आदि के कारण तकनीकी दृष्टि से, यानी कि टेक्निकल वे में उच्च मात्रा की विवेकशीलता तथा प्रभावशीलता प्राप्त करने की योग्यता रखती है, कौन? नौकरशाही व्यवस्था। तो ये सब क्या था, प्रशासन के विकास का परंपरावादी युग था। फिर 1900 से 1935। अब आया नंबर दूसरा युग साहब, नव परंपरावादी युग 1935 से 1950, न्यू क्लासिकल एरा। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, इस युग में औपचारिक संगठन के स्थान पर मानवीय पहलुओं पर बल दिया जाने लगा। इस युग के प्रवर्तकों का योगदान निम्नलिखित है। देखिए नव परंपरावादी युग में क्या हुआ, मानवीय पहलुओं पर योग दिया जाने लगा प्रशासन में। देखिए जॉर्ज एल्टन मेयो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रशासन के संदर्भ में नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे मानवीय संबंध विचारधारा के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें इन्होंने कहा कि प्रशासन में एक अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मल वे से भी सारे कार्य नहीं होंगे, मानवीय संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। आपसे शॉर्ट में आज पूछ लेगा, प्रशासन के संदर्भ में मानवीय संबंध विचारधारा के जनक किसको कहा जाता है? तो जॉर्ज एल्टन मेयो, आप ये याद रखें। दूसरा देखिए अब मैरी पार्कर फोलेट, तो इन्होंने देखिए फोलेट ने प्रशासन के अंतर्गत संबंधों के मनोविज्ञान पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने प्रशासन में मेलजोल, समूह चिंतन तथा नवीन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया।
तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे साहब। तीसरा है ओलिवर सेल्डन। इन्होंने क्या कहा, सेल्डन का आदर्श था कि प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्ति पहले हैं, यानी कि लोगों को प्राथमिकता दी जाए प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद से नेक्स्ट देखिएगा चेस्टर बर्नार्ड। तो बर्नार्ड ने प्रबंध की प्रक्रिया का मानवीय एवं सामाजिक विश्लेषण किया था। बर्नार्ड को सामाजिक प्रणाली विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो मानवीय विचारधारा के जनक थे, ठीक है, केवल मानवीय संबंध विचारधारा, वो थे जॉर्ज एल्टन मेयो। यहां आपसे अगर कह लिया जाए मानवीय एवं सामाजिक, यानी कि सामाजिक प्रणाली विचारधारा के जन्मदाता, तो यह है चेस्टर बर्नार्ड। जो बुक से मैंने नोट्स बनाए थे उसमें, उस बुक में ऐसे ही एमसीक्यू बने थे कि प्रशासन के संदर्भ में सामाजिक प्रणाली विचारधारा के जन्मदाता माना जाता है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, तो ऐसे बर्नार्ड, समझ गया, क्वेश्चन वहां बन जाएगा, बस आप स्टडी करिए अभी। अब देखिए अब्राहम मास्लो, जो नीड थ्योरी आती है साइकोलॉजी में, तो अब्राहम मास्लो ने प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय आवश्यकताओं का प्रमुख स्थान बताया। इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय आवश्यकताओं को भी स्थान बताया। देखिए मास्लो ने मानव अभिप्रेरणा की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को 5 श्रेणियों में बांटा है। तो मानवीय आवश्यकताएं क्या है, नंबर 1 शारीरिक, दूसरा सुरक्षात्मक, तीसरा सामाजिक, चौथा स्वाभिमान, पांचवा आत्म विकास। तो आपसे केवल इतना भी पूछ सकता है एग्जाम में कि अब्राहम मास्लो ने मानव अभिप्रेरणा की विचारधारा के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं को कितने श्रेणियों में बांटा, तो आप ध्यान रखना 5 श्रेणियों में, ठीक है। फिर अगला है हर्जबर्ग। तो हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा की द्विघटक आरोग्य विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो अभिप्रेरणा की देखिए मोटिवेशन आ गया ना, कि द्विघटक आरोग्य विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो अभिप्रेरणा, ये सब चीजें किससे जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से भी तो जुड़ी हैं। हम अभिप्रेरित करते हैं, लोगों को करते हैं, इंसानों को करते हैं। तो अब क्या जो प्रशासक हैं, जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको ही तो मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा की द्विघटक आरोग्य विचारधारा का प्रतिपादन किया। उनका कहना है कि मनुष्य की आवश्यकताओं के 2 समूह हैं, एक है स्वास्थ्य तत्व, एक है अभिप्रेरक तत्व। तो हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा के कौन सा सिद्धांत दिया, द्विघटक आरोग्य विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, हर्जबर्ग। ऐसे आप ध्यान रखना है कि तो प्रशासनिक प्रशासन की बुक के अंतर्गत ही यह टॉपिक इसमें सम्मिलित है। तो शैक्षिक प्रशासन का विकास पढ़ रहे हैं साहब हमने एक परंपरावादी युग पढ़ लिया, नव परंपरावादी युग भी पढ़ लिया। अब तीसरा है आधुनिक विचारधारा का युग 1950 से अब तक। तो देखिए साहब इसमें क्या है, 1950 के मॉडर्न थॉट एरा सिंस 1952 टिल नाउ। 1950 के बाद प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न विचारधाराओं के एकीकरण एवं संयोजन का दौर प्रारंभ हुआ तथा कई नवीन प्रवृत्तियों का विकास भी हुआ। ये नवीन प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। ये प्रशासन से संबंधित प्रवृत्तियां हैं, देखिए क्या क्या हैं जरा समझिए। नंबर 1 है साहब प्रणाली विचारधारा, सिस्टम थ्योरी। यह विचारधारा संगठन को पृथक पृथक विभागों, कार्यों एवं साधनों के रूप में नहीं वरन एकीकृत संपूर्णता, संगठित इकाई या समन्वित पद्धति के रूप में मानती है। तो यह क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछा जा सकता है कि वह विचारधारा जो किसी संगठन को पृथक पृथक विभागों, कार्यों, साधनों के रूप में नहीं वरन एकीकृत संपूर्णता के रूप में मानती है, तो वह कौन सी विचारधारा है, प्रणाली विचारधारा प्रशासन के संदर्भ में। देखिए अब दूसरा अगला संभाव्यता विचारधारा, कंटीजेंसी थ्योरी, प्रशासन से संबंधित कंटीजेंसी थ्योरी। देखिए साहब इसमें क्या होता है, इस विचारधारा का यह मत है कि प्रशासन की कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं होती है वरन सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है। अतः किसी प्रशासक को वही मार्ग अपनाना होता है जो समय की मांग होती है। तो इसको कहते हैं संभाव्यता विचारधारा, कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
तो एडमिनिस्ट्रेशन की कंटीजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि प्रशासन की कोई भी श्रेष्ठ विधि नहीं होती है, वह सब कुछ समय पर निर्भर करता है। अतः किसी प्रशासक को वही मार्ग अपनाना होता है जो है समय की मांग होती है। तो आपसे आ जाएगा, किसी प्रशासक को वही मार्ग अपनाना होता है जो समय की मांग होती है। यह प्रशासन की कौन सी विचारधारा है? तो कौन सी विचारधारा है? संभाव्यता विचारधारा। ठीक है साहब। अगला समझिए, इससे आप थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ रहे होंगे। ये केवल शैक्षिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एजुकेशनल जनरल प्रशासन जो होता है उसके अंतर्गत यही सब चीजें स्टडी की जाती है। प्रशासन की गणितीय विचारधारा देखिए, मैथमेटिकल थ्योरी। यह थ्योरी क्या कहती है? प्रशासन की मैथमेटिकल थ्योरी, यह विचारधारा संपूर्ण प्रशासन को एक गणितीय मॉडल मानती है। इसकी यह मान्यता है कि संपूर्ण प्रशासन एक तार्किक प्रक्रिया है जिसे गणितीय संकेतों, सूत्रों, चिन्हों, समीकरणों अथवा काल्पनिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह क्या है? प्रशासन की गणितीय विचारधारा। अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एक है साहब 7S मैककिन्सी मॉडल। शैक्षिक प्रशासन का या जनरल प्रशासन का 7S मैककिन्सी मॉडल। देखिए इसमें क्या है, इस मॉडल को थॉमस पीटर्स, रॉबर्ट वाटरमैन तथा रिचर्ड पास्कल आदि के साथ मिलकर मैककिन्सी ने तैयार किया। उनके अनुसार संगठनात्मक प्रशासन 7 घटकों का जोड़ है। तो वहां आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रशासन से संबंधित 7S मैककिन्सी मॉडल ने संगठनात्मक प्रशासन को के कितने घटक बताए हैं, ऐसे पूछ लेगा आपसे। प्रशासन से संबंधित 7S मैककिन्सी मॉडल के अनुसार प्रशासन के कितने घटक हैं? तो 7 घटक हैं, ये याद रखना बस आप। इसमें क्या क्या नाम है देख लीजिए एक बार। व्यूह रचना, संरचना, प्रणाली, स्टाफ, शैली, कौशल या लक्ष्य। ठीक है, ये समझ जाते होंगे आप इनका अर्थ देखकर ही। मेन ये पूछ लिया जाएगा मैकिन्से मॉडल के अनुसार प्रशासन के कितने घटक हैं। अब आधुनिक प्रशासन के संदर्भ में प्रबंध सूचना पद्धति होती है। देखिए, प्रबंध सूचना पद्धति का अर्थ प्रशासन में मानवीय एवं कंप्यूटर आधारित पूंजी संसाधनों का सम्मिश्रण है। तो प्रबंध सूचना पद्धति क्या है कि प्रशासन में मानवीय एवं कंप्यूटर आधारित पूंजी संसाधनों का सम्मिश्रण। प्रशासन के संदर्भ में एक जेड विचारधारा होती है। देखिए तो क्या है जेड थ्योरी? यह विचारधारा जापानी प्रबंध दर्शन एवं जापान में प्रयुक्त तकनीकों का दूसरा नाम है। यह विचारधारा मानवीय संबंध के सिद्धांतों एवं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का योग है। सबसे मेन क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि यह जापानी प्रदर्शन एवं जापान में प्रयुक्त तकनीकों का दूसरा नाम है। वहां आपसे पूछ लिया जाएगा प्रणाली विचारधारा, जेड विचारधारा, गणितीय विचारधारा। आपसे पूछ रहे हैं प्रशासन के संदर्भ में जापानी प्रबंध दर्शन एवं जापान में प्रयुक्त तकनीकों का दूसरा नाम है, जेड विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, जापानी प्रबंध दर्शन और जापान में प्रयुक्त तकनीकों का। ठीक है, अब साहब आगे चलिए, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो देखिए, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत मानवीय और भौतिक दोनों तत्वों को सम्मिलित किया था। अभी तक हमने शैक्षिक प्रशासन के विकास के युग पढ़े, सब कहाँ कैसी बातें हैं। अब हम इसके क्षेत्र पढ़ रहे हैं, स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत मानवीय और भौतिक दोनों तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। मानवीय तत्वों में शिक्षक, शैक्षिक प्रशासन के मानवीय तत्वों में शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, प्रशासक, निरीक्षक आदि की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत भौतिक तत्वों में विद्यालय भवन, वित्त सामग्री, उपकरण, फर्नीचर तथा अन्य साज सज्जा का समावेश किया जाता है। अब लिखा है नीचे कि शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र क्या आता है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत? विद्यालय प्रशासन आता है सर। तो इसमें क्या होता है देखिए, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र विद्यालय प्रशासन में क्या क्या आएगा? छात्रों का नामांकन, शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्माण तथा सुचारू शिक्षण व्यवस्था बनाए रखना। ठीक हो गया। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन आया दूसरा शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में।
तो इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों के अकादमिक और प्रशासनिक कार्य यहाँ पर आ जाएंगे। तीसरा, शिक्षा विभाग का प्रशासन, तो इसमें शैक्षणिक नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन करना। ये सब क्या है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप है, क्षेत्र है। आगे देखिए साहब, चौथा क्षेत्र कानूनी नियम व व्यवस्था, यानी कि वैधानिक संरचना, अर्थात प्रशासन से संबंधित नियम, कानून, शर्तें, व्यवस्थाएं आदि को शैक्षिक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। तो शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में क्या आता है? कानूनी नियम या व्यवस्था बनाना शिक्षा के लिए, ये भी इसी में आता है साहब। अगला है शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र आता है बाल केंद्रित व्यवस्था, यानी कि बालक की रुचि, क्षमता, समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करना, यानी बालक की रुचि, क्षमता और समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करना शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है। और प्रवेश, उन्नति, अनुशासन आदि के नियम बनाना व लागू करना, ये सब शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है, ये सब चीजें, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्षेत्र क्या है? देखिए, कर्मचारी वर्ग में देखें जरा, तो योग्य कर्मचारी की नियुक्ति, उनके सेवा शर्तों का निर्धारण, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, वेतन और कल्याणकारी योजनाएं आदि, ये सब शैक्षिक प्रशासन का ही क्षेत्र है। ये हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, ऐसे समझिए। वित्तीय नियोजन, यानी कि शिक्षा व्यवस्था के लिए बजट का निर्माण करना, ये भी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत कार्य है। आगे देखिए साहब, भौतिक व शारीरिक सुविधाएं, तो देखिए विद्यालय भवन, उपकरण, रख रखाव और भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था शैक्षिक प्रशासन के द्वारा की जाती है। यानी विद्यालय भवन है, विद्यालय में खेल कूद का मैदान है, कक्षों का निर्माण है, ठीक है, उनका मेंटेनेंस है, ये सभी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इनकी व्यवस्था भी शैक्षिक प्रशासन के द्वारा की जाती है, यानी शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए देखिए खेल का मैदान, खेल सामग्री, निर्देशन, स्वास्थ्य की जांच कराना छात्रों की, देखिए छात्रों की जैसे विद्यालयों में स्वास्थ्य की जांच कराई जाती है ना, ये सब प्रशासन का ही उत्तरदायित्व है। तो शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र देखिए बहुत सारे हैं। पाठ्यक्रम, तो देखिएगा साहब, शैक्षिक प्रशासन पाठ्यक्रम का निर्माण, आयोजन और परिवर्तन करता है। परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। तो पाठ्यक्रम भी क्या है? शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है। अगला देखिए, समन्वय स्थापित करना, शैक्षिक प्रशासन उपलब्ध साधनों और कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। शायद समझ गए होंगे आप इसको भी। अगला है व्यापक जनसंपर्क, तो शिक्षक, छात्र तथा अभिभावकों के साथ साथ जनसंपर्क भी करना, ये भी क्या है? शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र हैं। 12वां देखिए साहब, उद्देश्य एवं मूल्यों का निर्धारण करना, तो क्या है? शैक्षिक प्रशासन व्यक्ति और समाज के हित को ध्यान में रखकर उद्देश्यों, आदर्श, मूल्यों और सिद्धांतों का निर्धारण करता है। तो शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र आपको समझ में आए? ठीक है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं यदि इस लेक्चर को, तो आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अब देखिए साहब, शैक्षिक प्रशासन के प्रकार, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे। शैक्षिक प्रशासन के प्रकार जनरली पहला होता है केंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन, यानी कि अब शैक्षिक प्रशासन के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। पहला होता है केंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसमें शिक्षा अथवा शैक्षिक प्रशासन अथवा शैक्षिक नियोजन संबंधी निर्णय और नीतियां शीर्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा तय की जाती है, जैसे शिक्षा सचिव या शिक्षा निदेशक। देखो, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन में यह अंतर है। अगर मैं कहूँ ना सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन, तो प्रशासन में हमेशा क्या होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, यानी कि प्रशासक होते हैं। यदि जो रूल रेगुलेशन है शिक्षा के संदर्भ में या किसी केंद्रीय अगर शैक्षिक प्रशासन है, तो शिक्षा के प्रबंधन के संबंध में जो भी नए नियम बनाए जाएंगे या नए निर्णय लिए जाएंगे या नीतियां बनाई जाएंगी, वो केवल उनको बनाने का अधिकार या नए नियम बनाने का अधिकार या नीतियां जो हैं
यह केवल सबसे उच्च स्तर के अधिकारी, शीर्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा अगर यह बनाए जाते हैं तो इसको केंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। जैसे शिक्षा सचिव बनाए या महानिदेशक कोई नियम बनाए, ठीक है, या कोई नीतियां बनाए या कोई निर्णय ले या शिक्षा निदेशक लें, जैसे तो उसको क्या कहेंगे, केंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन। यानी कि केंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन में विद्यालय के प्रधानाचार्य को कोई नियम बनाने की या निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी। तो ऐसे प्रशासन को केंद्रीकृत कहेंगे, जहां प्रधानाचार्य आपके क्या है, शिक्षकों को कोई निर्णय लेने का जहां पर अधिकार नहीं होगा। वहां पर अधिकार किसको होगा, केवल हायर लेवल के, सबसे टॉप लेवल के अधिकारियों जहां पर निर्णय लेंगे या नीतियां बनाएंगे शिक्षा के संदर्भ में, उसको केंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन कहेंगे। आप समझ लेंगे। दूसरा है साहब विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आप समझ गए होंगे, इसमें निचले स्तर के अधिकारी भी नियम बना सकते हैं, यानी कि प्रधानाचार्य भी कोई नियम बना सकते हैं, उनकी जो शक्ति है। तो देखिए इसमें शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन, नियोजन तथा शिक्षा व्यवस्था के संबंध में, यानी इन संबंध में निर्णय लेने और नीतियां बनाने की शक्ति निचले स्तर के अधिकारियों तक वितरित की जाती है। यानी कि ये भी कुछ अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं जिन विषयों पर, यदि ले सकते हैं तो जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को दी गई शक्तियां इसमें, तो ऐसे प्रशासन को विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। तो केंद्रीकृत शैक्षिक प्रशासन में निर्णय कौन लेता है, केवल उच्च लेवल के अधिकारी, विकेंद्रीकृत में निम्न लेवल तक की भी, ठीक है। तीसरा आता है शैक्षिक प्रशासन के प्रकार में, शैक्षिक प्रशासन में प्रकार में लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन, डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इसमें सभी हितधारकों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, यानी कि जो भी हितधारक है, मतलब हितधारक मतलब समझ गए, जो शिक्षा के क्षेत्र में पॉजिटिव सोच रखने वाले, ठीक है, तो सभी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। अगला है स्वायत्त शैक्षिक प्रशासन, ऑटोनोमस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, देखिए शैक्षिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है, इसमें डायरेक्ट, समझ में आ गया आपको। अब अगला देखिए साहब ऑर्डवेटीड, देखिए इनका नाम है और ऑर्डवेटीड महोदय ने सामान्य प्रशासन को 5 भागों में विभाजित किया है। ये 5 क्षेत्र निम्न प्रकार है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पहले पूछा है कि ऑर्डवेटीड ने सामान्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा। 5 भागों में बांटा इन्होंने। क्या क्या बांटा साहब, ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा नाम, उत्पादन, सामुदायिक उपयोग में विश्वास, वित्त एवं लेखांकन, कार्मिक तथा समन्वय। क्वेश्चन आपसे ये नाम तो नहीं पूछेंगे, यही क्वेश्चन रिपीट पूछा जा सकता है, किसी 2021 लेक्चर में नहीं, किसी अदर एग्जाम में पूछा गया पहले कि ऑर्डवेटीड महोदय ने सामान्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा, तो 5 भागों में। अब आती है साहब शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया, इसको डिस्कस करते हैं। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक का मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांत या सूत्र दिए थे, 5 तत्व बताए थे। तो देखिए इसी प्रकार से शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया को विद्वानों ने विविध रूपों में प्रस्तुत किया है। शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को सीयर्स, ये कौन सीयर्स हैं, JCB सीयर्स वही है, ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में 5 भागों में विभाजित किया है। किसको, शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया को। तो सबसे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन है, JCB सीयर्स। तो इन्होंने शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया को कौन से 5 भागों में बांटा, जरा देखिए। ये 5 भाग हैं साहब, नंबर 1 नियोजन करना, नंबर 2 संगठन करना, नंबर 3 निर्देशित करना, नंबर 4 समन्वय करना, नंबर 5वां नियंत्रण। यही 5 भाग कहीं न कहीं हेनरी फेयोल के भी थे, 5 तत्व इसकी प्रक्रिया के। और हेनरी फेयोल ने, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, 14 सूत्र भी दिए थे शैक्षिक प्रशासन के प्रशासनिक विचारधारा के अंतर्गत, समझ गए। इसके बाद क्या है, SP सुखिया, क्या नाम है देखिए, ये भी पूछा जा सकता है। SP सुखिया ने शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में 9 तत्वों या कार्यों को सम्मिलित किया है। तो आपसे पूछ लेगा SP सुखिया ने शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया को कितने तत्वों में बांटा है, तो 9 तत्व आ गए इनके उसमें क्या क्या आगे देखिए, निर्णय करना, नियोजन, संगठन, संप्रेषण, निर्देशित करना, समन्वय करना, रिपोर्ट तैयार करना,
बजट बनाना और मूल्यांकन करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको भी। तो एसपी सूकिया साहब के कितने तत्व हैं इनके अनुसार? इनके अनुसार तत्व हैं 9। ठीक है, सीएस महोदय के अनुसार 5। ठीक है, मैं बीच बीच में इंपोर्टेंट पुस्तकें भी आपको बताए, हेनरी फेयोल भी 5। अब देखिए साहब, इसको जरा समझिए। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा जो होता है, देखिए शिक्षा विभाग का, देखिए केंद्र स्तर पर भी होता है। केंद्र स्तर में केंद्रीय शिक्षा सचिव होते हैं, फिर उनके अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मैंने राज्य स्तर पर बता रखा है, बताने की कोशिश की है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले सचिव होते हैं, शिक्षा सचिव। ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव के अंदर यहाँ पे काम करते हैं महानिदेशक। ठीक है, और जो महानिदेशक होते हैं, ये महानिदेशक के अंतर्गत आप देखेंगे इनके अंतर्गत 3 होते हैं। एक तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा, एक होते हैं हमारे पास निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, और एक होते हैं निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण। ये महानिदेशक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत ये काम करते हैं। ये विद्यालय शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है, उच्च शिक्षा की नहीं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अब 2 लोग काम करते हैं। एक तो इनके अंतर्गत काम करते हैं सचिव विद्यालय परीक्षा परिषद, जैसे हम कहें कि हमारे उत्तराखंड बोर्ड का विद्यालय शिक्षा परिषद जो हमारा है रामनगर में है, यूके बोर्ड का। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 2 लोग आते हैं, एक सचिव विद्यालय परीक्षा परिषद, दूसरे आते हैं साहब मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिनको हम एडी भी बोलते हैं। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा में आए। अब यहां से देखना, इस निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत सचिव विद्यालय शिक्षा परीक्षा परिषद जो थे, इनके अंतर्गत आते हैं फिर नीचे एक और लोग काम करते हैं अपर सचिव विद्यालय परीक्षा परिषद। फिर अपर सचिव विद्यालय परीक्षा परिषद के अंतर्गत काम करते हैं संयुक्त सचिव विद्यालय परीक्षा परिषद, या ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी। फिर उनके अंतर्गत काम करते हैं उप सचिव विद्यालय परीक्षा परिषद। तो शायद आप इसको समझ गए होंगे। अब आप इधर देखिए जो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत एक काम करते हैं मंडलीय अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। देखिए तो ये यहाँ पर 2 लोग हैं। एक तो जो मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं? यहाँ निदेशक माध्यमिक शिक्षा। मंडलीय अपर निदेशक जो प्रारंभिक शिक्षा है, ये काम कर रहे हैं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, ये इनके अंडर के अधिकारी होते हैं। अब मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा और मंडलीय अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो अधिकारी काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी, यानी कि सीईओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर। अब चीफ एजुकेशन ऑफिसर के अंतर्गत फिर 2 अधिकारी काम करते हैं डायरेक्ट, ये मतलब इनके अंदर ही आएंगे, बाकी सब नीचे के, यानी कि चेन बनी हुई है, इनसे डायरेक्ट जुड़े होते हैं। एक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, और यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इसको भी आप समझ गए होंगे। फिर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत डायरेक्ट जुड़े होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत काम करते हैं उप शिक्षा अधिकारी। और इन सबके बॉस कौन बैठे हैं? वहां सबसे ऊपर देखिए, यहाँ है शिक्षा सचिव, वहां से काम बन रहा है ना। अब तीसरा इनको देखते हैं, जो निदेशक महानिदेशक के अंतर्गत जो तीसरे काम करते हैं निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, जो डायरेक्ट जुड़े होते हैं इनसे। इनके अंतर्गत अब 2 लोग होते हैं, देखिए एक तो इनके अंतर्गत होते हैं अपर निदेशक SCRT, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दूसरे होते हैं इनके अंडर अपर निदेशक सीमेट मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा है, नीचे देख लीजिए आप। सीमेट का फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक हो गया। फिर अपर निदेशक SCRT के अंतर्गत काम करते हैं प्राचार्य डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग ना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान, सॉरी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। और प्राचार्य होते हैं डाइट के। ठीक है, और अपर निदेशक सीमेट के अंतर्गत काम करते हैं संयुक्त निदेशक, जॉइंट आपके डायरेक्टर, JD जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? राज्य स्तर पर शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा भी होते हैं सचिव विद्यालय शिक्षा परिषद,
मंडलीय अपर निदेशक। मंडलीय अपर निदेशक दो होते हैं, मैं आपको बता दूं। मंडलीय अपर निदेशक जो होते हैं एक कुमाऊं मंडल के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और एक मंडलीय अपर निदेशक होते हैं गढ़वाल मंडल में। और मुख्य शिक्षा अधिकारी, हर जिले में एक मुख्य शिक्षा अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे कुमाऊं में 6 जिले हैं, उत्तराखंड की बात करो तो 6 के जो 6 मुख्य शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनके जो बॉस हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी के बॉस कौन होंगे, डायरेक्ट अगर बॉस की बात करें तो मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। और दूसरी ओर प्रारंभिक शिक्षा, ये दोनों मुख्य शिक्षा अधिकारी से जुड़े रहते हैं। और मुख्य शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत कौन है, जिला शिक्षा अधिकारी, हर जिले में माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा। यही सब क्या होगा, ऐसी 6 मुख्य शिक्षा अधिकारी हर जिले में होंगे, कुमाऊं मंडल में उत्तराखंड में, और 7 अभी गढ़वाल मंडल में, क्योंकि गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं वर्तमान में, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेन बनी रहती है अधिकारियों की, इसको भी शायद आप समझ गए होंगे। तो सबसे ऊपर हमारे कौन होते हैं साहब, सचिव साहब होते हैं। सचिव साहब के अंतर्गत महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा की बात नहीं हो रही है, ऐसी उच्च शिक्षा में भी निदेशक होते हैं, ठीक है, ये केवल विद्यालय शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। तो महानिदेशक के अंतर्गत मैंने आपको बताया 3 लोग काम करते हैं डायरेक्टली, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण। फिर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 2 लोग आए, सचिव विद्यालय परीक्षा परिषद और मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा। फिर उनके अंतर्गत फिर मैंने इसको पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया, आप इसको समझ गए होंगे। तो ये प्रशासनिक ढांचा था। अब देखिए मैंने एक बुक से यहाँ पर ये ले रखे हैं कुछ एमसीक्यू, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास है, ऐसे हम बाद में आप लोगों के लिए और भी एमसीक्यू आएंगे, ये लेके आएंगे, ये तो आपके लिए शॉर्ट में कुछ बुक से डायरेक्ट लेके आए हैं। तो शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है सबसे पहले शिक्षक हेतु समुचित वातावरण बनाना, शिक्षण साधनों की व्यवस्था करना, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उपरोक्त सभी। तो हमने अभी पूरे लेक्चर में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं शिक्षक हेतु समुचित वातावरण बनाना एक हेडिंग थी ना, कहीं पर उद्देश्य में याद आ रहा है आपको, शिक्षक तथा छात्रों हेतु समुचित वातावरण बनाना, शिक्षण साधनों की व्यवस्था करना, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। तो इसका आंसर सीधे सीधे है उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति है कला है विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कला एवं विज्ञान दोनों है। फिर देखिए उपयोगिता की दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन पहला मानवीय संबंधों का विकास करता है, शैक्षिक प्रक्रिया को गति देता है, समग्र रूप से कार्य करता है। देखिए मानवीय संबंध भी आए थे कहीं, शैक्षिक प्रक्रिया डायनेमिक प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था, समग्र रूप से कार्य करता है भी बताया था ना। अगर हमने किसी चीज को स्टडी करा हो तो हम फिर एमसीक्यू कर लेते हैं, तो इसका अर्थ है आंसर है ये सभी। तो देखिएगा ऐसे ही अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा था, देखिए आर्डवेटीड महोदय ने सामान्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा है, ठीक है। तो 2 भाग, 5 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो 5 भागों में आर्डवेटीड महोदय ने सामान्य प्रशासन को बांटा था। कहां पर पढ़ा था, यदि आपको दिखाना है तो मैं आपको इसको दिखा देता हूं। देखिए देखिए यही है, यहाँ पर देखिए ये लिखा था ना मैंने नोट्स में, आर्डवेटीड महोदय ने सामान्य प्रशासन को 5 भागों में बांटा है, ये पांचों के नाम भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, यह परिभाषा दी है। तो किसने दी थी, एसएन मुखर्जी ने दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आप लोगों के लिए आगे बहुत सारे और भी एमसीक्यू लेकर के आते रहेंगे। तो आप लोगों आज के इस लेक्चर में इतना ही, हमने शैक्षिक प्रशासन क्या होता है इसको समझने की कोशिश की। आप वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना, तो आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार। यदि आप लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़, आपका एक लाइक तो बनता है, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को हेल्प हो सके। तो आप सभी के धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।